नमस्कार। आर्यन नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट 9वीं बार पेश किया है और धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहां की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है और हमारे लिए, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं और चूंकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं पेयजल की, उसको कहीं न कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पूर्व पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था, जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका विस्तार किया गया है, बल्कि इसको पहले से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी रही है। इसी प्रकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे हवाई संपर्क उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टियर 2, टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी योजना, जो हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा उनकी समृद्धि और आगे बढ़ने का आधार बन चुकी है। उसमें भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं,
उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वैश्विक निवेशकों की शिखर सम्मेलन के दौरान हुए MOUs की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में मुख्यमंत्री ने कई MOU के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया और ये सुनिश्चित करने का जोर दिया कि निवेशकों द्वारा ही किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने निवेश परियोजनाओं और MOU के कार्यान्वयन को भी जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरोह का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून की तरफ से, जहां पर नकली पनीर और दही सप्लाई करता था गैंग। यह मामला सामने आया। यूपी उत्तराखंड में नकली पनीर घी सप्लाई करने का मामला चल रहा था और इसके बाद ही 2 कार में 250 किलो नकदी पनीर बरामद की गई है और 50 किलो नकदी दही भी बरामद की गई है और इसके साथ ही 2 को गिरफ्तार किया गया। माया देवी यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है और इसके साथ ही दून पुलिस ने ही एक गिरोह का खुलासा किया जो कि नकली पनीर और दही सप्लाई कर रहा था। यह गिरोह यूपी और उत्तराखंड में नकली डेयरी उत्पाद बेचता था और इसके साथ ही पुलिस ने 2 कारों में 250 किलो नकदी पनीर और 50 किलो नकली दही बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को माया देवी यूनिवर्सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है। पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट आपको बता दें, हिमाचल परिवहन निगम की बस खाई में गिरी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जोनसार बावर के ही कवाड़ू के पास में ये बस खाई में गिरी है। बड़ी जानकारी, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें, घायल यात्रियों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और 12 घायलों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। SDRF की 4 टीमें मौके पर रेस्क्यू में जुटी हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा हादसा, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के जोनसार बावर के कवाड़ू के पास में हिमाचल परिवहन निगम की एक बस खाई में गिर गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लगभग 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बचाने के लिए SDRF की 4 टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अब तक 12 घायलों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बचाव कार्य अभी भी जारी है और राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी भी जुटे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर खाई में बस गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के जोनसार बावर में कवाड़ू के पास में हिमाचल परिवहन निगम की एक बस खाई में गिरी, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बचाने के लिए SDRF की 4 टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और अब तक 12 घायलों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है। और वहीं पर बात करें बचाव कार्य की, तो लगातार जारी है। राहत कार्य में स्वास्थ्य कर्मी भी जुटे हुए हैं, स्थानीय प्रशासन भी जुटा हुआ है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कवानो मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र में हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त होने के दुखद समाचार पर गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम धामी ने कहा कि सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए और जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा ही त्वरित राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आवश्यक पड़ने पर ही गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करके उच्च चिकित्सा केंद्रों में भी भर्ती किया जाएगा। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया और जांच के लिए उत्तराखंड टीम भी भेजी गई है। तो वीआईपी विवाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो के कारण ही सामने आया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 फरवरी को इस मामले में सीबीआई जांच की भी संस्तुति की थी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जांच के लिए उत्तराखंड टीम भेजी गई है। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ ही दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज किया और जांच के लिए उत्तराखंड टीम भी भेजी गई है। तो सीबीआई ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। वीआईपी विवाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो के कारण सामने आया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 फरवरी को ही 9 जनवरी को इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। तो बड़ी अपडेट अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जहां पर देहरादून में ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया और अब फिलहाल आपको बता दें टीम भेजी गई है और सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया और जांच के लिए उत्तराखंड टीम भी भेजी गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, जहां पर देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला भी दर्ज कर लिया है। अब इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, उसके साथ ही आगे की कार्रवाई और सख्त कर दी गई है। सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ अब दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उत्तराखंड टीम भी भेजी गई है ताकि आगे की भी जांच का खुलासा किया जा सके। तो देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए अब सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ ही दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही टीम भी भेजी गई है ताकि जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर अब जल्द से जल्द जांच की जा सके। वहीं पर आपको बता दें कि इसको लेकर टीम भेजी गई और ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामले का खुलासा किया गया था। तो देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया और जिसके बाद सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अब कार्रवाई भी सख्त कर दी गई है। टीम भी भेजी गई है उत्तराखंड और इसके बाद ही आगे की जांच भी लगातार जारी है और इस मामले को लेकर सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देहरादून की ही बात कर रहे हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए अब सीबीआई भी सख्त नजर आ रही। बिल्कुल सुमन, जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड है वो कहीं न कहीं 2022 में सामने आया था और उसके बाद जो आरोपी है उन्हें सजा भी मिली, लेकिन फिर से जो है जो सुरेश राठौर है, पूर्व भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनकी कथित पत्नी, उनके द्वारा जो है सोशल मीडिया में ये तमाम जो वीडियो और ऑडियो वायरल किए गए। उसके बाद हम पूरे उत्तराखंड में जो है आंदोलन जो है हुए हैं और फिर सरकार ने कहीं न कहीं जन दबाव में आकर सीबीआई जांच की मांग जो है संस्तुति की थी केंद्र सरकार से। और इसके बाद कल दिल्ली में जो सीबीआई की एक थाना है उसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में जो पीआईपी है वो कहीं न कहीं इसके द्वारा जो है जो सीबीआई है वो जांच कर रही है। ऋषिकेश और देहरादून में जो टीम है वो पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो सीबीआई जो वीवीआईपी का जो नाम सामने आया था वो कहीं न कहीं सामने आने वाला है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए ये अंकिता जो मर्डर केस है ये काफी पुराना केस हो चुका है। इसमें लेके अभी तक कोई खुलासे जो हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
बिल्कुल, जो आरोपी हैं वो जो रिजॉर्ट मालिक थे और उसके जो दोस्त थे दो, वो तो हिरासत में है, लेकिन वीआईपी का जो नाम था वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आया था और चर्चाओं में था। लेकिन उसके बाद अब जो है सीबीआई इसमें मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पहली बार सीबीआई ने दिल्ली की अपनी उसमें मुकदमा दर्ज किया थाने में, और उसकी जांच के लिए उत्तराखंड में जो है कहीं ना कहीं टीम भी पहुंच चुकी है और देहरादून और ऋषिकेश में इस संबंध में छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल आशीष, और क्या खुलासे हो सकते हैं? क्या इसमें कोई बड़ा वीआईपी का नाम इसमें शामिल बताया जा सकता है, या फिर कोई और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई अभी तक? बिल्कुल, इसको लेकर के अभी सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा कि जो वीआईपी है जिनका नाम सामने आ रहा था, वो सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि वो कोई भाजपा का ही नेता है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। और सीबीआई जांच करेगी तो कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं और जांच के दायरे में कई लोग आ सकते हैं। और दूसरी ओर जो रिजॉर्ट मालिक के पिता है उसको दोबारा से जो है उत्तराखंड सरकार जो है कई जो है सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ठेके दे रही है। और जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं अब जांच के बाद सामने आएगा कि कौन कौन इसमें जो है आरोपी होंगे। जी बिल्कुल आशीष, इस खबर के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में ही सोमवार को मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज से ही मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ही पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और जबकि 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के आसार हैं, और जबकि मैदानी इलाकों में ही कोहरा छाने की भी चेतावनी दे दी गई है। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट भी जारी कर दिया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, और इसके साथ ही उत्तराखंड में मौसम को शुष्क रहा है बहुत ज़्यादा सोमवार से ही, और आज से ही मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आशीष डोभाल। आशीष, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और किस तरीके की वहाँ पे ठंड देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार आज से जो है तमाम जो पर्वतीय जिले हैं चाहे मैदानी जिले हैं वहाँ मौसम चेंज हो सकता है। सुबह से कोहरा छाया था, लेकिन हालांकि 10 बजे के बाद देहरादून राजधानी में धूप खिली है और कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम जो है बदल सकता है, बारिश आ सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की संभावना जताई गई है। 250 मीटर से अधिक की ऊंचाई की जो चोटियां हैं वहाँ पर जो है बर्फबारी की संभावना है और निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान जो है फरवरी में फिर से एक बार गिरने की संभावना बताई गई है। बिल्कुल आशीष, मौसम में बदलाव होगा तो ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको लेकर जो सावधानियां हैं वो किस तरीके से लोग करने की तैयारी में हैं? बिल्कुल, लोग सावधान हैं। हालांकि फरवरी मार्च तक भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है और होती रही है हर साल, और मौसम कहीं ना कहीं इस बार जो है चेंज हो रहा है। और जनवरी में हालांकि कम जो है बारिश हुई है और एक आध बार ही बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फरवरी है संभावना ये बताई जा रही है कि फरवरी में जो है फिर से जो है ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी है वो फिर से हो सकती है, जिसमें लोग सावधान हैं। और जो सूखी हुई ठंड से जो बीमारियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। और लोगों ने जो है फरवरी में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वैसे गर्मी भी हो रही है, लेकिन उस हिसाब से तापमान नहीं गिरा है जिस हिसाब से हर साल गिरता था। उस हिसाब से इस बार ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ी है, सूखी सर्दी पड़ी है और लगातार बारिश आने की अगले हफ्ते तक संभावना दिखाई गई है। बिल्कुल आशीष, अभी बीच में देखने को मिल रहा था कि लोगों ने कंबल वगैरह अपने घर में रखने शुरू कर दिए थे, अब उसके बाद से फिर से अब बदलाव आने लगा है मौसम में, तो फिर अब इसको लेकर डॉक्टर भी कोई सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से सावधानी बरतें हैं बच्चों बुजुर्गों को? बिल्कुल, जो मौसम है उसको देखते हुए कहीं तो तापमान में बार बार ऊंच नीच हो रही है, गिरावट हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो जा रही है, तो इससे कई लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं और डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जो है ज़्यादा जो है अपना जो है सभी ध्यान रखें और सुबह और शाम के समय कम से कम जो है जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो ऐसे वातावरण में रहें जिससे जो है उनको सर्दी जुकाम बार बार जो है नहीं तो होता है। बिल्कुल
आशीष, अब जो देखने को मिल रहा है मौसम में बदलाव, उसको लेकर लगातार अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट। किन किन शहरों में किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, जो येलो अलर्ट की बात करें, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जो उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और जो बागेश्वर क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिमपात की संभावना जताई हुई है मौसम विभाग की तरफ से। और निचले इलाकों में तूफान और बिजली कड़कने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जो है मौसम विभाग देहरादून की तरफ से बताई गई है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में शिक्षा में सुधार करने की पहल की गई है और शिक्षा को ही समग्र बाल केंद्रित बनाने की भी पहल की गई है। पंचकोश विकास सिद्धांत शामिल करने की अनुशंसा और प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के स्वर्णिम विकास पर जोर दिया जाएगा और भावनात्मक और खेल आधारित सिखाने पर भी जोर दिया जाएगा। बच्चों पर शैक्षणिक दबाव कम करने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा को समग्र और बाल केंद्रित बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। SCERT ने ही 5वीं कक्षा तक पंचकोश विकास सिद्धांत को शामिल करने की अनुशंसा की है और यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है। और नई पहल में ही 3 से 8 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो बच्चों के लिए एक नई पहल उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा को समग्र और बाल केंद्रित बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। SCERT ने 5वीं कक्षा तक पंचकोश विकास सिद्धांत को शामिल करने की अनुशंसा की है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही तैयार किया गया है। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर एक वैगनार कार में अचानक से आग लग गई और सूचना मिलते ही कोतवाली कोटद्वार पुलिस और फायर सर्विस तुरंत ही मौके पर पहुंची। पहली जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी और घटना के समय में कार चालक सुरक्षित था और फायर सर्विस ने ही समय रहते आग पर काबू पाया। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। तो कोटद्वार में यह हादसे की खबर सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी बड़े जान माल की नुकसान यहां पर नहीं हुआ। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर एक वैगनार कार में ही अचानक आग लगी और सूचना मिलते ही कोटद्वार पुलिस और फायर सर्विस तुरंत ही मौके पर पहुंची। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और घटना के समय कार चालक सुरक्षित था। ये जानकारी सामने आ रही है। फायर सर्विस ने समय रहते ही आग पर काबू भी पा लिया। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। रुड़की के दिल्ली देहरादून हरिद्वार हाईवे पर घने कोहरे ने यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे की चादर के कारण हाईवे पर ही विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहनों की स्पीड थम गई है और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने और आवश्यक होने पर यात्रा टालने की भी सलाह दी है। तो रुड़की हाईवे पर लगातार कोहरे का आतंक देखने को मिला, जहां पर रुड़की के दिल्ली देहरादून हरिद्वार हाईवे पर घने कोहरे ने यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा दी। आपको बता दें कि कोहरे की चादर के कारण ही हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई और वाहनों की स्पीड थम सी गई। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने और आवश्यक होने पर यात्रा टालने की भी सलाह दी है। तो दिल्ली देहरादून हरिद्वार मार्ग ठहरा हुआ नजर आया। यात्रियों से लगातार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं मौसम विभाग भी लगातार येलो अलर्ट जारी करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम रही, जिसके चलते वाहनों की गति बेहद धीमी नजर आई है। वहीं पर लाइटों का सहारा लेते हुए भी वाहन चालक नजर आए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।